कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ याद है क्या डिस्कस किया गया था कल? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक ना। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, और बैलेंस फोर्स से हम बॉडी में क्या चेंजिंग देखने को मिलते हैं, क्या चेंजिंग नहीं होता है, अनबैलेंस फोर्स से क्या चेंजिंग देखने को मिलता है। और हमारे चारों तरफ जितने भी फोर्स की हम चर्चा करते हैं जनरली वो क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स ही होता है। इसके बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने मोशन से रिलेटेड जो है बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ रूल्स बताए थे, 3 रूल्स बताए थे, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जिसमें कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो फोर्स लगने के बाद बॉडी अगर मूव करता है तो उस फोर्स और उसके मोशन में क्या रिलेशन होता है वो जो है न्यूटन साहब ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। तो हम देखेंगे कि अगर कोई जैसे ये मार्कर है, मार्कर पर हमने फोर्स लगाया तो मार्कर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। या कोई फुटबॉल है और फुटबॉल पर अगर आप फोर्स लगाते हैं, पैर से किक करते हैं तो फुटबॉल मोशन करेगा। तो फुटबॉल पर लगने वाला फोर्स और फुटबॉल जो मोशन कर रहा है उसके बीच क्या रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशनशिप है, वो चीज़ हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ में देखेंगे, ठीक ना। तो आपको पता है, नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो रेस्ट में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मोशन में होते हैं। जैसे आदमी मूव कर रहा है, ट्रक है, बस है, साइकिल है, वो कभी रेस्ट में भी रहता है, कभी मोशन भी करता है। आपके चारों तरफ इस क्लासरूम में आप देख सकते हो, आपका बैग रेस्ट में, आप खुद ही रेस्ट में है, बैठे हो, है ना सर। तो हमारे चारों तरफ बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रेस्ट में भी रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मोशन में भी रहते हैं, ठीक। अच्छा, आप लोग खुद सोच के बताइएगा। जैसे सपोज दैट कि ये डस्टर रखा गया टेबल पर, ठीक ना। इस डस्टर को जब तक आप लोग उठाएंगे नहीं, क्या ये अपने से उठकर अपना पोजीशन चेंज करेगा? नहीं करेगा। अगर यहाँ 2 दिन पड़ा रहेगा या 3 दिन पड़ा रहेगा, 4 दिन पड़ा रहेगा, पूरी साल पड़ा रहेगा, आप क्लास में आएंगे, पढ़ेंगे, पढ़कर निकल जाएंगे, आप जो है 9th से 10th में चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप इसे उठाकर दूसरी जगह नहीं रखेंगे तब तक इसका पोजीशन चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ कि सपोज दैट कि अगर कोई बाइसिकल हो या कोई व्हीकल्स हो, कोई गाड़ी हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो, वो मोशन कर रहा है, ठीक ना, मूव कर रहा है, और आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या वो कभी रुकेगा? हाँ, आप उस पर एक बार फोर्स लगा दीजिए, एक बार साइकिल को पैडलिंग करके छोड़ दीजिए, तो क्या वो रुकेगा? क्यों? सपोज दैट कि फ्रिक्शन भी ना हो, थोड़ा भी एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, तो एक बार पैडलिंग करेंगे तो रुकेगा वो? कुछ ना हो, बस हम एक बार पैडलिंग करके साइकिल के जो पहिए के बीच किसी प्रकार कोई रिएक्शन ना हो, कोई फोर्स ना हो, ब्रेक भी नहीं लगाना है, वो कभी नहीं रुकेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि यदि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम न खुद उसे उठाएं, और अगर वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। यही चीज़ को न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था। क्या बताया था? कि इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या रहेगा? वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड इफ इट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो लगातार मोशन करता रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया गया। न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में यही बताया था कि देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। जैसे मैंने डस्टर का एग्जांपल बताया कि डस्टर टेबल पर पड़ा है तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि हम उठाकर दूसरे जगह ना रखें, वो अपने से नहीं जाएगा। वो रेस्ट में है तो क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। और अगर मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा जब तक कि हम फोर्स ना लगाए। जैसे एक बार अगर हम साइकिल को पैडलिंग करके छोड़ दिए तो पैडलिंग करके छोड़ेंगे तो आपको पता है कि कुछ देर बाद रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर सपोज दैट कि फ्रिक्शन फोर्स ना रहे
एक बार हम पैडल मारे तो पता चले यहाँ से बैठे बैठे हम अमेरिका भी पहुँच जाएंगे, मतलब दिल्ली तो चले जाएंगे, भले अमेरिका समुद्र को लांग कर हम ना जाएं, लेकिन दिल्ली तो हम चले जाएंगे, क्योंकि कभी रुकेगा ही नहीं। पूरी पृथ्वी का गोल चक्कर लगा लेंगे हम, कभी रुकने वाला ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा इस पर, है ना सर। तो कहने का मतलब यह है, न्यूटन से अपने फर्स्ट क्लास में यही बताया था कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन रेस्ट, यदि कोई रेस्ट में है तो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। एंड इफ इट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, तो कंटिन्यू क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा। दो पार्ट बन रहा है उसमें। जो फर्स्ट लॉ आया था न्यूटन का, न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं, बताया था इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या रहेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। दूसरा क्या है उनका, सेकेंड, दो पार्ट है फर्स्ट लॉ में। एक पार्ट तो है कि यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, दूसरा अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक। दूसरा क्या है कि एंड इफ अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, ठीक, लगातार क्या करेगा, मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स ना लगा जाए। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स, जैसे एग्जांपल में फर्स्ट लॉ के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या रहेगा, हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि यदि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर न लगाया जाए। जब हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे तभी उसके पोजीशन में चेंजिंग होगा। एग्जांपल में मैंने आपको बताया डस्टर वाला केस, जैसे हाथ पे ये मार्कर है हमेशा उसी तरह पड़ा रहेगा, कहीं भी ये खत्म हुए अपने से चलने वाला, अगर इसको हम फोर्स लगा कर यहाँ से उठाकर यहाँ कहीं दूसरी जगह रखेंगे तभी अपना पोजीशन चेंज करेगा, वरना पोजीशन चेंज होने वाला है नहीं। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा, ठीक। अब हर बॉडी के अंदर जो है ये टेंडेंसी होता है क्या, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। हर बॉडी के अंदर, हर इस अर्थ पर जितने ऑब्जेक्ट हैं सबके अंदर ये गुण पाया जाता है। ये टेंडेंसी होता है कि वो रेस्ट में है तो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। और इसके उसके इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको, बॉडी के अंदर जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। आप जैसे सपोज दैट इनर्शिया को थोड़ा बढ़िया से फील करिए। इनर्शिया होता क्या है, बच्चों से पूछ दिया जाता है, बच्चे एकदम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, नाम एक ही बॉल पे क्लीन आए पेविलियम एंड चले गए, स्टेडियम में आए लौट कर वापस चल गए कि एक ही बॉल पे। तो इनर्शिया मतलब कि हर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। वो कैसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने स्टेट का अपोज करता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैंने हल्का से पुश किया, ये मूव नहीं किया, मतलब कि हम उसके स्टेट को बदलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रेस्ट से किस में लाना चाहते हैं। वो बोलता नहीं हम मोशन में ही रहेंगे, मतलब आपका वो अपोज करेगा। कोई यहाँ बॉक्स रखा है, मैंने उसको पुश किया, मूव नहीं किया, मतलब कि हम उसको पुश करना चाहते हैं तो वो मेरा विरोध करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। हम उसको मोशन में लाना चाहते हैं, वो क्या रहता है, बोलता नहीं हम रेस्ट में ही रहेंगे। फिर मैं थोड़ा सा जोर लगा कर उसको पुश किया, फिर वो नहीं मूव किया, मतलब फिर वो मेरा अपोज कर दिया। फिर मैं मोशन में लाना चाहता हूँ, क्या हो रहा है, रेस्ट में। हम बार बार कह रहे हैं तुम चलो मोशन में, करा नहीं हम रेस्ट में ही रहेंगे। मतलब कि हर बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है, ये गुण होता है कि अपने स्टेट चेंज का अपोज करता है। वो जिस स्टेट में होगा, रेस्ट में आएगा, हम चाहेंगे कि उसको मोशन में लाएं तो ऐसा नहीं कि उसका देंगे चलो तो हम खुश होकर निकल जाएगा। वो जैसे हम उसको स्टेट को चेंज करना चाहेंगे उसका अपोज करेगा। आप कहोगे मोशन में जाओ, बोलेगा हमको रेस्ट में ही अच्छा है, हम यहीं पड़े रहेंगे, हमको यहीं रहने दो। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, फील हो रहा है। इनर्शिया का मतलब कि किसी बॉडी
कि अगर स्टेट में हम चेंजिंग करते हैं तो वो क्या करता है, उसका अपोज करता है। अगर रेस्ट में हम कहेंगे चलो मोशन में, अब आप सोचोगे सर मार्कर तो आसानी से मूव हो जाएगा, ये काहे नहीं अपोज कर रहा है। अब बड़ा बॉक्स जो है खूब जोर लगाते हैं तब मूव होता है, उसमें तो फील हो रहा है, उसमें तो लग रहा है कि अपोज कर रहा है। मार्कर में कहाँ लग रहा है अपोज कर रहा है, ये तो तुरंत हिल जाएगा, है ना सर। तो ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। अगर कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है तो उसके अपोज करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और अगर कोई हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसके पास अपोज करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, वो आसानी से मूव हो जाता है। हम जैसे थोड़ा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर अपोजिशन कम है तो हमारा अपोज उतना नहीं कर पाता है और मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा अपोजिशन बढ़िया से करता है। अब जैसे दो लोग हैं, एक थोड़ा तगड़ा है एकदम और एक जो है दुबला पतला है, अब तुमको लड़ाई करना है तो तुम किसको चुनोगे, तगड़ा वाले को कि दुबला पतला वाले को? कि दुबला पतला इस पर तो उठाकर पटक ही देंगे हम, है ना। कहने का मतलब जो थोड़ा हैवी है वो आपसे लड़ाई करेगा तो आपके साथ उसका अपोजिशन काफ़ी रहेगा, वो आपके फोर्स का ज़्यादा अपोज करेगा क्योंकि तगड़ा है। और जो हल्का है उतना अपोज नहीं कर पाएगा, तुरंत क्या होगा, पटका जाएगा नीचे, है ना सर। तो हर ऑब्जेक्ट में अपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर रेस्ट में है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको हम रेस्ट में से मोशन में लाना चाहते हैं तो वो मेरा अपोज करेगा। हम कहेंगे चलो मोशन में, वो कहेगा हम रेस्ट में रहेंगे। हम बोले मोशन में भगो, बोला नहीं हम रेस्ट में ही रहेंगे, मतलब आपको अपोज करेगा। हाँ, सब में अपोजिशन होगा। हाँ, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप बुद्धिजीवी हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बैठे रहेंगे चुप, जब तक बैठे हैं तब तक आप रेस्ट में हैं, जब मोशन करेंगे तो मोशन करने लगेंगे। हाँ, अब वो एक्सटर्नल फोर्स आपके माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। अब आप कोई जबरदस्ती उठाकर थोड़े ले जाएगा, आप बैठे हैं। हाँ, अब वहाँ पे इंटरनल भी नहीं कहेंगे ना आप उसको, वो आपके एक्टिविटीज़ के, आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो अपने से तो जाएगा नहीं, उसमें तो हमें बाहर से फोर्स लगा। हाँ, लिविंग थिंग्स तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, वो कब जाएगा वो, ठीक ना। हाँ, वहाँ पर फोर्स की हम चर्चा ही नहीं करेंगे, वो उसके ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या उस जैसे अगर कोई मान लिया एनिमल्स है तो उसके जो है आवश्यकता को, नीड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। खा पी कर आराम से पड़ा है तो कोई जरूरत नहीं उसको मूव करने की। भूख लगेगा तब भोजन के सर्च में उसकी नीड्स होगी तो अपना मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। हाँ, कुछ भी एक्टिविटी करे, वो लिविंग थिंग्स है तो कुछ भी एक्टिविटी करे, वो कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ह्यूमन्स बीइंग हैं तो आपके पास ब्रेन है, आप अपने ब्रेन के द्वारा एक्टिविटी कर लेंगे। एनिमल्स है तो उसके पास उतना ब्रेन नहीं है, वो तभी मूव करता है जब उसको शेल्टर की जरूरत पड़ती है या फिर भोजन की, फूड की जरूरत पड़ती है। नहीं तो अपना चुपचाप, अगर उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है तो पड़ा रहेगा, जब उसे भोजन की जरूरत होगा तो सर्च करने के लिए क्या होगा, फूड सर्च करेंगे, इधर उधर मूव करेगा। तो वो उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कब वो जा रहा है। यहाँ बात हो रही है नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक ना, कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम उस पर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन नहीं करेगा। बस हमारा ना, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लिविंग थिंग्स तो वो नीड्स की ज़रूरत है, उसके नीड्स के आधार पर, या फिर वो आपकी जैसा ब्रेन जो है आपको इंस्ट्रक्शन देगा उसके अनुसार आप काम करेंगे, या जैसा आप को लगेगा कि मुझे उसकी नीड्स है तो आप उसके अनुसार काम करेंगे, ठीक। तो ये जो है हमारा रेस्ट और मोशन की बात होगा। सिट डाउन। तो इनर्शिया का मतलब क्या समझे आप, कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने स्टेट चेंज का मतलब कि अगर रेस्ट में है और उसका स्टेट चेंज मतलब कि हम उसे रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, तभी तो बोलेंगे स्टेट चेंज। तो अपने स्टेट चेंज का क्या करता है, वो अपोज करता है। और ऐसा नहीं को रेस्ट में रहेगा तभी अपोज करेगा। जैसे सपोज दैट कि कोई आदमी साइकिल से जा रहा है और आप उसको पीछे से खींचेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि साइकिल ही हमको आगे की तरफ खींच रहा है। ऐसा कोई फील हुआ होगा? ऐसा आप खींचेंगे साइकिल को तो आपको लगेगा कि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो आप साइकिल के साथ आगे बढ़ जाएंगे।
या मोटरसाइकिल से जा रहा है, अगर मोटरसाइकिल को आप सावधानी से नहीं खींचेंगे तो मोटरसाइकिल के साथ आप आगे बढ़े, क्या लगेगा कि लग रहा है मोटरसाइकिल ही हमें खींच रहा है। मतलब कि आप उसके स्पीड को अगर अपोज रेस्ट में लाना चाहते हैं मोशन को, तो वो आपको अपोज कर रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप ही को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपका क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। वहाँ भी अपोजिशन होता है, अगर मोशन में है तो भी अपोजिशन होगा, है ना सर, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। हर ऑब्जेक्ट में जो है अपोजिशन होता है। वो रेस्ट में रहेगा, अगर आप उसको मोशन में लाएंगे तो भी आपका अपोज करेगा। वो मोशन में है, अगर आप उसे रेस्ट में लाएंगे तो भी आपका अपोज करेगा वो। अब बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया का डेफिनेशन कह सकते हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच अपोज द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। वो अपने स्टेट के चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। अगर हम उसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहेंगे तो भी अपोज करेगा। आप ऐसा डे टू डे लाइफ में फील करके देख सकते हैं। आप घर जाइएगा, कोई हैवी आप इसको पुश करिएगा, आपको फील हो जाएगा, ये तो जा ही नहीं रहा है भाई। क्यों? क्योंकि आपका अपोज कर रहा है। कोई आदमी साइकिल से जा रहा है, पीछे खींच के देखिएगा, आपको लगेगा कि तो हम ही को खींच रहा है। अगर हम सावधान नहीं रहते तो हम इसके साथ आगे बढ़ गए होते। मतलब वो आपका अपोज कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो दोनों स्थिति में अपोजिशन होता है, और उसके इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की टेंडेंसी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है क्या, टू अपोज द स्टेट ऑफ इट्स, हाँ, अपने चेंज ऑफ स्टेट, अपोज द चेंज ऑफ इट्स स्टेट, अपने स्टेट के चेंजिंग अपोज करता है। अगर रेस्ट में है, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको नहीं फील होगा कि अपोजिशन कर रहा है। लेकिन जैसे आप उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप उसे रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, जैसे आप उसको मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे, तुरंत वो आपको अपोज करेगा। और उसके इसी हर बॉडी के अंदर पाया जाता है ये, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अब सवाल उठता है कि सर कम किस में होगा, ज़्यादा किस में होगा, तो ये डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। कभी कभी क्वेश्चन भी उठ जाता है कि इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास। अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर अपोजिशन ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर हल्का ऑब्जेक्ट है तो धीरे से ही पुश करेंगे, वो कम अपोज करेगा और आसानी से मूव कर जाएगा, तो उसके अंदर अपोजिशन कम है, क्योंकि उसके अंदर मास कम है। तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, या टेंडेंसी होता है उसके अंदर कि वो अपोज करता है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं इनर्शिया इज द property of body to oppose change of its state। वो अपने स्टेट चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया, एंड स्मॉलर द मास स्मॉलर विल बी इनर्शिया। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द मास greater will be inertia, and smaller the mass smaller will be inertia। मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया। अब आपके पास एक हैवी बॉल ले लिया जाए, क्रिकेट बॉल थोड़ा हैवी होता है, और एक फुटबॉल ले लिया जाए हल्का सा, भारी वाला नहीं, तो किसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्रिकेट वाला हैवी होता है तो उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है। जिसके पास जैसे मान लीजिए मैंने एक मार्कर ले लिया और एक आयरन का, लोहे का बड़ा हथौड़ा ले लिया, तो मास किसके पास हो गया ज़्यादा, आयरन का जो हथौड़ा है क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है, तो इनर्शिया किसके पास ज़्यादा होगा,
हथौड़ा वाला के पास इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है, उसके अंदर पोजीशन ज़्यादा होगा, इसके अंदर पोजीशन क्या होगा, कम होगा। ये अपोज करने की प्रॉपर्टी कम है उसके पास अपोज करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसके पास इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। तो इनर्शिया हमारा ये डिपेंड करता है मास पर, ठीक। ज़्यादा मास रहेगा तो ज़्यादा इनर्शिया, कम मास रहेगा तो कम इनर्शिया। ये अभी हम फर्स्ट पार्ट, न्यूटन के फर्स्ट पार्ट की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम सेकेंड पार्ट में नहीं आए हैं कि मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा। हाँ, छोटा सा नहीं मतलब है, मास से मतलब है। आप खूब इतना बड़ा फुटबॉल ले लीजिए और वो क्रिकेट बॉल से हल्का हो तो क्रिकेट बॉल के पास क्या हो जाएगा, इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा फुटबॉल से। मास बराबर है तो इनर्शिया दोनों का बराबर होगा, दोनों का मास अगर इक्वल है तो इनर्शिया क्या होगा, दोनों का सेम होगा, और पोजीशन क्या होगा, दोनों में सेम होगा, ठीक। मास अगर कम ज़्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा, हमारा कम ज़्यादा होगा। अगर मास इक्वल है तो इनर्शिया भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, ठीक। नोट करिए इसे, तो फिर आगे देखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये फर्स्ट पार्ट था ना। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, आप इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है, आप इनर्शिया की टेंडेंसी को देख सकते हो। आप घर पर जाइएगा, एक ग्लास ले लीजिएगा और उसके ऊपर एक छोटा सा कार्डबोर्ड रख दीजिएगा और एक कॉइन एकदम उसके बीचों बीच रख दीजिएगा, और ग्लास को हाथ से पकड़िएगा और कार्डबोर्ड को उंगली से तेजी के साथ मारेंगे तो कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा, कॉइन जो उसके ऊपर रहेगा क्या हुआ, वो जाकर ग्लास में क्या होगा, आपका गिर जाएगा, वो कार्डबोर्ड के साथ आगे नहीं जाएगा। ऐसा आप करके देखेंगे। जैसे सपोज दैट ये है, ये आपका पानी पीने का बॉटल है, ठीक ना, इसका माउथ तो खुला है, खुलेगा, खुल गया, ठीक। चलिए, ये माउथ है, मैंने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया ऐसे, और एकदम बीचों बीच जो है कॉइन रख दिया कार्डबोर्ड के ऊपर, इसके बीचों बीच रखेंगे तो अंदर चला जाएगा। कार्डबोर्ड रखेंगे, इसके बीचों बीच क्या करेंगे, कॉइन रख देंगे, और ग्लास को ऐसे पकड़कर कार्डबोर्ड को तेजी के साथ उंगली से मारेंगे एकदम किनारे पर, तो कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा, कॉइन क्या होगा, इसके अंदर गिर जाएगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं, नहीं होगा तो कल लाइएगा, मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक। ये आप इनर्शिया के द्वारा होगा, ठीक ना। अब ये सेकेंड लॉ क्या कहता है न्यूटन साहब का, ये जो लॉ है उन्होंने किससे चुराया है, गैलीलियो से। गैलीलियो साहब ने पहले ही इसके बारे में बताया था, और उन्हीं से ये लॉ चुरा कर उनको क्या किया कि बस उसको वर्ड थोड़ा सा वो कर दिए, अपना एक लॉ बना दिया, बनाकर वो दे दिए कि यही है। लेकिन सबसे पहले गैलीलियो साहब ने इसके ऊपर डिस्कस किया था, उन्हीं से इन्होंने लॉ चुरा लिया। खैर, हमें न्यूटन साहब की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं, मोशन ऑफ द, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट वाला तो हो गया, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्या होगा, वो मोशन में ही रहेगा। अब आप सोचोगे सर ये कैसे होगा, हम साइकिल की पैडलिंग करके एक बार छोड़ देते हैं तो हमेशा मोशन में तो नहीं रहता है, वो तो कुछ दूर जाकर रुक जाता है। आप एकदम झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि मैं अगर एक बार पैडलिंग करके छोड़ दिया तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आप पैडलिंग करके छोड़ देंगे तो आपको भले दिखे ना दिखे, लेकिन कम से कम उसके पास दो फोर्स लग रहा है। एक तो एयर का रेजिस्टेंस, साइकिल चलाते हैं तो आपको हवा लगता है ना, तो एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर होगा, और दूसरा उसके पहिया और अर्थ के बीच क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स ना रहे तो आप एक बार पैडलिंग चलाएंगे घर पर और तुरंत सीधे आ जाएंगे स्कूल में, आपको दोबारा पैडलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कितना आराम रहेगा, एक बार ऐसे मारे आराम से आप बैठे हैं, खूब चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बार बार आपको पैडलिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपके साइकिल के स्पीड को स्लो करने वाला रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें बार बार पैडलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये एयर रेजिस्टेंस और अगर ये फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ जो अगर न रहे, न लगे साइकिल के ऊपर, तो साइकिल को एक बार पैडलिंग कर देंगे तो हमेशा ही चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है, एक एयर रेजिस्टेंस और एक फ्रिक्शन, जो इसके स्पीड को बार बार स्लो करता है, बार बार स्लो करता है, और उसको यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए हमें बार बार पैडलिंग करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। अगर ये ना रहे तो साइकिल एक बार पैडल मारेंगे वो लगातार चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक ना। ये था, तो इसको नोट करें। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट।